हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे झारखंड जुडिशरी एग्जाम के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेट नंबर 3। अगर आप झारखंड सिविल जज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। इससे पहले मैं 2 सेट डाल चुका हूँ, आपको वो देखना है, उसके बाद ही आपको सेट नंबर 3 देखना है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 3। हमारे झारखंड के, छत्तीसगढ़ के 2 एग्जाम के हमने कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। इसके अलावा पहले से हमारे हरियाणा, राजस्थान, यूपी, हिमाचल, वेस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब, दिल्ली और एमपी एग्जाम के जुडिशरी के कोर्सेज अवेलेबल हैं। इनमें प्री और मेंस दोनों का सिलेबस कवर किया गया है। अगर आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट करें studyIQ.com या हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का लिंक नीचे कमेंट्स में दे दिया गया है। झारखंड में चिक ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे लगाए जाएंगे? राइट, चिक ब्रीडिंग सेंटर क्या होता है? ये हिंदी में इसे बोलते हैं चूजा प्रजनन केंद्र। जो मुर्गी का बच्चा होता है उसे चूजा बोलते हैं, अंग्रेजी में चिक। तो चूजा प्रजनन केंद्र जो है, चिक ब्रीडिंग सेंटर, ये झारखंड में कहां लगाए जाएंगे? खुंटी, हजारीबाग, रांची या बोथ ए एंड बी, यानी कि खुंटी और हजारीबाग दोनों। तो आंसर है इसका खुंटी और हजारीबाग दोनों, यानी बोथ ए एंड बी। खुंटी में लगेगा। और खुंटी जो है ये अर्जुन मुंडा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री भी हैं और भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं। और हजारीबाग में एक जगह है जिसे बोलते हैं गोरिया कर्मा, वहां पे लगेगा चूजा प्रजनन केंद्र यानी चिक ब्रीडिंग सेंटर। 2 जगह लगेगा, खुंटी में और गोरिया कर्मा में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 कोविड सर्किट कॉरिडोर इनॉग्रेट करे हैं। 2 कोविड सर्किट कॉरिडोर, जिससे ऑक्सीजन की कमी ना हो। तो ये जो 2 कॉरिडोर हैं ये कहां पे बने हैं, इनके नाम क्या हैं? तो याद रखिए 2 कॉरिडोर बनाए गए हैं क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो उसको टैकल करने के लिए एक कॉरिडोर है रांची जिले का कॉरिडोर, तो एक है रांची और दूसरा है ईस्ट सिंहभूम। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, रांची और ईस्ट सिंहभूम, ये 2 कॉरिडोर बने हैं। तो रांची वाला जो कॉरिडोर है उसमें कौन कौन सी जगह होंगी? उनमें है रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहारडागा, खुंटी, रामगढ़ और लातेहार डिस्ट्रिक्ट। और जो ईस्ट सिंहभूम वाला है उसमें जमशेदपुर है, सरायकेला खरसावां है, चाईबासा डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये सब हैं। तो 2 सर्किट बनाए गए हैं, 2 कोविड सर्किट कॉरिडोर बनाए गए हैं, एक रांची और एक ईस्ट सिंहभूम। इनमें से कौन सा संगठन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जो झारखंड में जो अंडरग्राउंड माइंस हैं वहां पे सिल्क कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए अर्जुन और असान के पेड़ लगाएगा? एक अर्जुन पेड़ होता है और एक असान पेड़ होता है। तो अर्जुन और असान के पेड़ लगाए जाएंगे झारखंड में कोयले की खदानों में। ये कौन करेगा? खादी और ग्राम उद्योग आयोग, बीसीसीएल, जूट बोर्ड ऑफ इंडिया या हमारा कपड़ा मंत्रालय? तो याद रखिए इसे करेगा बीसीसीएल। बीसीसीएल किसे बोलते हैं? भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, एक कंपनी है भारत कोकिंग, COKING, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। और ये जो कंपनी है ये बेसिकली कोल इंडिया लिमिटेड की ही एक सब्सिडरी कंपनी है। तो इसकी अभिभावक कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, जो आप जानते हैं महारत्न कंपनी है, और इस कंपनी के चेयरमैन हैं प्रमोद अग्रवाल। आज की तारीख में भारत में 10 महारत्न कंपनी है, उनमें से एक है कोल इंडिया लिमिटेड। तो कोल इंडिया लिमिटेड की बहुत सारी कंपनियां हैं, उनमें से एक है BCCL। और ये क्या करेगी? जो अंडरग्राउंड माइंस हैं झारखंड में वहां पे सिल्क कल्टीवेशन को प्रमोट करेगी। अब सवाल यह है कि ये पेड़ लगाने से सिल्क कल्टीवेशन कैसे होगा? देखिए जो रेशमी कीड़े होते हैं, रेशमी कीड़े, इनको पालना जो होता है उसे सेरीकल्चर कहा जाता है, सेरीकल्चर। तो रेशमी कीड़े जो पलते हैं अर्जुन के पेड़ पे और असान के पेड़ पे बहुत अच्छे पलते हैं। ये जो कीड़े हैं अर्जुन और असान के पेड़ों पे रहते हैं, वहां पे इनकी काफी अच्छा जो है टसार सिल्क मिलता है। काफी अच्छा टसार सिल्क सुना है आपने? एक तरह का रेशम होता है टसार सिल्क। तो जब ये कीड़े बड़े होते हैं तो इनसे सिल्क मिलता है। तो 33,000 लगभग पौधे लगाए जाएंगे और ये जब पेड़ बनेंगे तो इन पे फिर रेशमी कीड़ों को पालना आसान हो जाएगा। तो ये सोच है BCCL की ऐसा करने के पीछे। समझ में आया? और ये जो अंडरग्राउंड माइन है कहां पे है जहां पे ये पेड़ लगेंगे? तो अभी के लिए ये धनबाद में लगेंगे, अभी के लिए धनबाद में लगेंगे, राइट। और अर्जुन और असान के जो पेड़ हैं वो झारखंड में बहुत ज्यादा मिलते हैं ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में, खासतौर पे वेस्ट सिंहभूम में, ईस्ट सिंहभूम में और खुंटी में। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कौन सा मोबाइल ऐप है
जो झारखंड की सरकार ने लॉन्च करा है, जिससे जो गरीब ट्राइबल लोग हैं वो भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं दवाई पाने के लिए, वैक्सीन के लिए। अभी 2 वैक्सीन इंडिया में लग रही हैं, आप जानते होंगे। एक तो कोविशील्ड है और दूसरी है कोवैक्सिन। कोविशील्ड को बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है, और कोवैक्सिन को बनाया है भारत बायोटेक ने, और भारत बायोटेक जो है वो हैदराबाद में है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? आदार पूनावाला, मिस्टर आदार पूनावाला। और भारत बायोटेक कंपनी के चेयरमैन भी एग्जाम में जरूर आएंगे, और इनका नाम है डॉक्टर कृष्णा एला, डॉक्टर कृष्णा एला। इसके अलावा जो रूस की दवाई है वो भी भारत में अब लगाई जा रही है, जिसका नाम है स्पटनिक वी। स्पटनिक वी भी लगाई जा रही है इंडिया में। तो ये तीसरी दवाई है जो अप्रूव की गई थी। तो कौन सा मोबाइल ऐप है जो झारखंड की सरकार ने लॉन्च करा है? इसका नाम है झारविन। झारविन। सरकार का यह कहना है कि कोविन जो है, ये ट्राइबल लोग वगैरह उतना डिजिटल समझते नहीं, तो कोविन ऐप पे वो अपने आप को रजिस्टर नहीं कर सकते। तो झारविन पे कैसे करेंगे? देखिए, झारविन पे बड़ा आसान है, उनको बस कॉल करना है कॉल सेंटर पे, सरकारी कॉल सेंटर हैं उन पे कॉल करना है, और वहां पे फिर वो लोग जो डिजिटली उतने साक्षर नहीं हैं वो भी दवाई केंद्रों पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, वो सिंपल जिस भी दिन दवाई के केंद्र खुले हैं वहां पे जा सकते हैं बिना रजिस्टर करे, और वहां जाके वो फिर इस झारविन ऐप के थ्रू पंजीकरण करा के वहीं की वहीं दवाई ले सकते हैं। तो ट्राइबल लोगों के लिए बहुत आसान कर दिया है झारखंड की सरकार ने अपने आप को रजिस्टर कराना। तो इसका नाम है झारविन। संगीता सोरेन ये खबरों में रही अभी अभी। ये कौन से खेल खेलती हैं? कौन सा खेल से संबंध है इनका? जो खेल है वो क्या है? याद रखिए, संगीता सोरेन जो हैं ये एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। फुटबॉल खिलाड़ी हैं, और ये खबरों में क्यों रही इतनी? क्योंकि ये एक नेशनल लेवल की खिलाड़ी रही हैं, ठीक है ना, नेशनल लेवल की खिलाड़ी हैं। इनफैक्ट अंडर 18 में तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला है। लेकिन अभी क्या हुआ, इनकी जो आर्थिक स्थिति है बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई, तो इनको जो ईंट की भट्टी है उसमें काम करना पड़ा, और ये बात मीडिया में आ गई। इनका जो गांव है वो है बनसमुरी, इनके गांव का नाम है बनसमुरी, और ये बागमारा में आता है, धनबाद में, बागमारा ब्लॉक धनबाद में। तो ये ईंट की भट्टी में काम कर रही थी। फिर मीडिया ने इनको हाईलाइट करा, काफ़ी ज़्यादा एक शोर मचा कि कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी इतना मजबूर हो गया कि वो ईंट की भट्टी में काम कर रहा है, जिसे बोलते हैं ब्रिक क्लिन वर्कर बन गई थी ये। तो फिर सरकार ने इनकी मदद करी, और फिर इनको जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने भी इनकी मदद करी, और फाइनली फिर ये अब और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेलेंगी। तो ये खबरों में काफ़ी रही थी संगीता सोरेन, ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं और धनबाद से हैं। जयपाल सिंह मुंडा ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे जिन्हें ऑक्सफोर्ड ब्लू का पुरस्कार मिला था। ऑक्सफोर्ड ब्लू ये इन्हें 1925 में मिला था। तो इनका संबंध कौन से खेल से था? जयपाल सिंह मुंडा, याद रखिए, ये बहुत ही महान हॉकी खिलाड़ी थे, बहुत ही महान हॉकी खिलाड़ी थे। और इनकी 118वीं जयंती मनाई गई थी अभी अभी। तो उस पर अब तो ये नहीं है, ऑब्वियसली इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो हेमंत सोरेन है वो इनके घर गए थे। और जयपाल सिंह मुंडा ये मुंडा ट्राइबल फैमिली से हैं। इनका जन्म खुंटी सब डिवीजन में हुआ था। खुंटी वैसे अब डिस्ट्रिक्ट बन गया है, लेकिन पहले खुंटी रांची में ही था। तो खुंटी सब डिवीजन जो उस वक्त रांची डिवीजन में, रांची में आता था, एक सब डिवीजन था रांची का, अब तो खैर अलग डिस्ट्रिक्ट है खुंटी। तो वहां पे इनका जन्म हुआ था, और इन्हें प्रमोद पहा भी कहा जाता था। जयपाल सिंह मुंडा को प्रमोद पहा भी कहा जाता था। ये हॉकी के महान खिलाड़ी थे, और खुद मुख्यमंत्री अभी इनके घर गए थे, इनको फूलों की जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित करी थी। झारखंड की सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च करा है जिससे कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चे घर बैठे ही पढ़ सकें, उनको क्लासरूम लाइक एजुकेशन एक्सपीरियंस मिले उनके घर पे ही। बहुत सारे स्कूल बंद हैं, बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो, इसके लिए झारखंड की सरकार ने 2 मोबाइल ऐप लॉन्च करे। एक का नाम है लर्निटिक और एक का नाम है डिजी स्कूल। तो आंसर क्या होगा? देखिए, डिजी स्कूल जो ऐप है, ये स्कूल नाम से पता चल रहा है तो छोटे बच्चों के लिए है। तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए है डिजी स्कूल। लेकिन यहाँ पे कक्षा 1 से 8 नहीं पूछा, यहाँ से कक्षा 9 से कक्षा 12 पूछा है। तो कक्षा 9 से कक्षा 12 वालों के लिए जो ऐप है वो है लर्निटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा लर्निटिक, लर्निटिक। और 75 लाख बच्चे हैं जिन्हें क्वालिटी एजुकेशन इन मोबाइल ऐप की मदद से मिल रही है। झारखंड ग्रामीण मेला, इसका आयोजन किया गया 2021 झारखंड ग्रामीण मेला। ये इसलिए लॉन्च किया गया था जिससे झारखंड के जो बुनकर हैं, जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, जो स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, और जो दूसरे छोटे उद्यमी हैं, वो अपने जो उत्पाद हैं उनकी प्रदर्शनी कर सकें इस मेले में। झारखंड ग्रामीण मेला, इसका आयोजन किसने किया? तो याद रखिए, ये मेला 4 दिन तक चला था,
और ये 20 मार्च तक चला था, मतलब 16 से 20 मार्च तक आयोजित किया गया था, 16 से 20 मार्च 2021, और इसका आयोजन किया था नाबार्ड ने। तो आंसर है नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड बना था 12 जुलाई 1982 को, और नाबार्ड के चेयरमैन कौन है अभी? मिस्टर चिंतला गोविंदा रुजुलू, मिस्टर चिंतला गोविंदा रुजुलू। झारखंड में कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन सा संस्थान है जहां पे एक केंद्र बना है जिसका नाम है बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडीज? ठीक है, जनजातीय मामलों की पढ़ाई करने के लिए, जनजातीय शोध करने के लिए और जनजातीय ट्राइबल स्टडीज करने के लिए बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर इसका नाम रखा गया है। ये कौन सा इंस्टीट्यूट है? IIM रांची, XLRI जमशेदपुर, BIT मैसरा या IIT धनबाद? तो याद रखिए इसका आंसर है IIM रांची, भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची। यहां पे बना है बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर। झारखंड का कौन सा शहर है जो झारखंड का पहला सोलर सिटी बनेगा? सोलर सिटी बनेगा झारखंड का पहला, ये बजट में घोषणा की गई थी 2021 के बजट में, और इसमें उनका यह कहना है सोलर सिटी बनाने का मतलब यह होगा कि इस शहर को हम पूरी तरह से सोलर बना दें, पूरी तरह से सोलर बना दें, और यहां पे हर चीज, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो घरेलू इस्तेमाल हो, सब कुछ सूर्य ऊर्जा से हो। तो झारखंड की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी? यहां पे घरेलू से लेकर कृषि कार्य तक सब में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होगा। यह है गिरिडीह। तो गिरिडीह जो है ये झारखंड का पहला सोलर सिटी बनेगा। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी योजना झारखंड की सरकार ने शुरू करी है जिसमें जो शहरी इलाके हैं यानी अर्बन एरिया, उनमें पौधे लगाए जाएंगे? यह भी बजट में अनाउंस किया गया था। इस योजना का नाम क्या है? तो याद रखिए, झारखंड राज्य में जो शहरी इलाके हैं उन्हें हरा भरा करने के लिए यह योजना है, और इसका नाम है शहरी की वानिकी योजना। शहरी वानिकी योजना, शहरी वानिकी योजना जो है इसकी शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत पूरे झारखंड के जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें जो भी भूमि उपलब्ध है या सड़क के किनारे पौधारोपण किया जाएगा, पेड़ लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, शहरी क्षेत्रों में जो पार्क बने हुए हैं उनका रखरखाव भी किया जाएगा, और क्योंकि पार्क आप जानते हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं आजकल, जो आमजन होते हैं, कॉमन पीपल हैं, आम नागरिक, उनको प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध वहां पे करवाए जाएंगे। और झारखंड की वो नदियां जिनके किनारे अभी पौधारोपण नहीं किया गया है, उन सभी नदियों के किनारे पौधारोपण किया जाएगा। तो ये योजना है शहरी वानिकी योजना, अभी शुरू की गई है मार्च 2021 में। झारखंड में एक मिल्क पाउडर प्लांट बनेगा जिससे किसानों की, डेयरी किसानों की मदद की जा सके। कहां पे बनेगा? बड़ा अच्छा सवाल है ये भी। देखिए, कोविड के समय में क्या हुआ? कोविड के समय में यह हुआ कि वो किसान जो जानवर पालते हैं, जो मवेशी पालते हैं, जो दूध का व्यवसाय करते हैं, इनको हम डेयरी किसान कह सकते हैं। तो जो डेयरी किसान हैं, जब इन्होंने अपने पशुओं का दूध निकाला तो वो दूध जो है बिका नहीं बाजार में, क्योंकि कौन खरीदेगा? लॉकडाउन है। झारखंड की जो मेधा डेयरी है, झारखंड की जो डेयरी है जिसका नाम है मेधा डेयरी, और बिहार की जो डेयरी है जिसका नाम है सुधा डेयरी, झारखंड की मेधा डेयरी और बिहार की सुधा डेयरी, इन्होंने दूध की मांग कम होने के बाद किसानों से दूध का उठाव करना बंद कर दिया कि किसानों से दूध जो है हम नहीं उठाएंगे, नहीं लेंगे। तो किसानों के पास क्या हुआ? दूध को लंबे समय तक सहेज के रखने का कोई विकल्प नहीं था। किसान कहां रखेंगे? किसानों के पास फ्रिज भी नहीं है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह भी नहीं है, उतना दूध कहां रखेंगे? और ये दूध सड़ गया, बेकार हो गया, राइट। तो इससे अच्छा ये है, अगर दूध की मांग कम हो जाए और दूध का उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाए तो एक काम किया जा सकता है, उस दूध को आप पाउडर में कन्वर्ट कर दो। पाउडर बहुत लंबे समय तक जो है वो रखा जा सकता है। तो यही होगा इसमें मिल्क पाउडर प्लांट में। इसमें दूध को पाउडर में बदल दिया जाएगा और इस पाउडर का इस्तेमाल बाद में कई जगह से हो सकता है, कई तरह से किया जा सकता है। तो यह बनेगा रांची में। रांची में मिल्क पाउडर प्लांट जो है वो बनाया जाएगा। झारखंड राज्य में एक नए किचन, नई रसोइयां शुरू होगी जिनको नाम दिया जाएगा गुरुजी किचन। तो गुरुजी किचन जो है झारखंड में शुरू की जाएंगी, पूरे झारखंड में। तो इसमें गरीब लोगों को कितने रुपए में भोजन मिलेगा, कितने रुपए में खाना मिलेगा। और इसका नाम गुरुजी किचन क्यों रखा गया है? वो इसलिए रखा गया है क्योंकि अभी जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनके जो पिता हैं जिनका नाम है शिबू सोरेन, इनको प्यार से जो लोग हैं वो दिशोम गुरु बुलाते हैं। दिशोम गुरु या कुछ लोग गुरुजी भी कहते हैं, इसीलिए इनका नाम गुरुजी किचन रखा जाएगा। ये जो रसोइयां होंगी इनमें सिर्फ 5 रुपए में जो है भोजन मिलेगा गरीब लोगों को। तो आंसर है ₹5। इससे पहले झारखंड में दाल भात योजना भी चल रही है जिसमें बहुत ही सस्ता भोजन गरीबों को दिया जाता है। तो ये दाल भात जो योजना है उसकी जो किचन है उनके अलावा होगी गुरुजी किचन।
झारखंड के कौन से शहर में एक मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट लगेगा? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल नई घोषणा है बजट में, मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो याद रखिए ये दुमका में होगा। दुमका जो जिला है वहां पे दो जगह है, दो प्रखंड क्षेत्र हैं, एक का नाम है मसलिया, मैं हिंदी में लिख रहा हूं ये मसलिया, और दूसरे का नाम है रानीश्वर। तो दुमका डिस्ट्रिक्ट में दो जगह हैं, एक का नाम है मसलिया और दूसरे का नाम है रानीश्वर। यहां पे ये सिंचाई सुविधा दी जाएगी इन्हें, और इस योजना का नाम होगा दुमका मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। इसमें बेसिकली करेंगे क्या वो, इसमें एक नदी बहती है वहां पे जिसका नाम है सिद्धेश्वरी नूनबिल। नदी का नाम भी आपको बिल्कुल याद रखना है, सिद्धेश्वरी नूनबिल। तो सिद्धेश्वरी नूनबिल नदी जो है, इसमें चारों तरफ से बराज बना के इसका पानी इकट्ठा कर लिया जाएगा, जल भंडारण कर लिया जाएगा, और इसके बाद इस जल को पाइपलाइन के जरिए पंपिंग सिस्टम से खेतों को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, इस परियोजना के बनने से मसलिया के लगभग 20,000 हेक्टेयर जमीन और रानीश्वर के लगभग 5,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचित किया जा सकेगा। 1100 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें होगा। बहुत बड़ी परियोजना है दुमका में। झारखंड में कौन सी ऐसी जगह है जिसे पर्यटन जोन के तौर पे विकसित किया जाएगा, यहां पे पर्यटन का विकास किया जाएगा? लुगुबुरु, राजरप्पा, जामतारा या बोथ ए एंड बी? तो याद रखिए इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, लुगुबुरु और राजरप्पा। ये लुगुबुरु क्या है? लुगुबुरु जो है, इसे लुगुबुरु घाटाबाड़ी धोरमगाड़ संताली आदिवासियों का धार्मिक स्थल है। तो जो संताली आदिवासी हैं जो भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में रहते हैं मोस्टली, तो संथाल जो आदिवासी हैं, जनजातीय लोग हैं, उनका ये धार्मिक स्थल है। ये बोकारो में है लुगुबुरु, बोकारो जिले के ललपनिया नाम की जगह में है। ठीक है, लुगुबुरु। और यहाँ पे बेसिकली जो संथाल हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन आते हैं, उनका यहाँ जुटान होता है, सब मिलते हैं यहाँ पे, और अपने जो इनके गुरु हैं जिनका नाम है आराध्य देव, जो है इनके इष्ट देव या आराध्य देव लुगुबुरु, गुरु का नाम था लुगुबुरु, तो उनकी पूजा करते हैं संथाली लोग। ठीक है, तो एक है लुगुबुरु जो बोकारो में ललपनिया नाम की जगह पे है, और दूसरा है राजरप्पा। राजरप्पा आप जानते होंगे, यहाँ पे एक जलप्रपात है, वाटरफॉल है, और ये एक धार्मिक स्थल भी है। कहाँ पे है ये रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है राजरप्पा। तो लुगुबुरु और राजरप्पा दोनों का विकास किया जाएगा, दोनों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ये घोषणा भी बजट में की गई। झारखंड में किस जगह पर डेयरी प्लांट सेटअप किए जाएंगे? डेयरी प्लांट जो है, यहाँ पे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोसेसिंग वगैरह की जाएगी। तो डेयरी प्लांट की स्थापना कृषि और पशुपालन मंत्रालय करेगा झारखंड का, और ये दो जगह पे बनेंगे, एक तो है जमशेदपुर और एक है गिरिडीह। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। और रांची में क्या बनेगा? रांची में मिल्क पाउडर प्लांट बनेगा। दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूजन में नहीं आना चाहिए आपको। मिल्क पाउडर प्लांट रांची में बनेगा, लेकिन डेयरी प्लांट दो जगह बनेंगे, जमशेदपुर और गिरिडीह। झारखंड एग्रोटेक किसान मेला ये कौन से यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज किया था? कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने एग्रोटेक किसान मेले का जो मेजबानी है वो की थी? तो ये सरकारी यूनिवर्सिटी है, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय? ये रांची में है, रांची में है बिरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसका नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे रखा हुआ है। कई बार ये भी पूछते हैं एग्जाम में कि जो बिरसा मुंडा जी हैं इनका जन्मदिन कब होता है? तो 15 नवंबर को होता है, और इसीलिए झारखंड राज्य अपना जो स्थापना दिवस है वो 15 नवंबर को मनाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड ये तीन राज्य सन 2000 में बने थे, और तीनों राज्यों का स्थापना दिवस अलग अलग है। उत्तराखंड का 8 नवंबर, झारखंड का 15 नवंबर और छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर। तो एक एक हफ्ते बाद है। याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर, फिर 7 दिन बाद उत्तराखंड 8 नवंबर, फिर 7 दिन बाद झारखंड। तो ये 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन होता है, इसीलिए झारखंड अपना 15 नवंबर को स्थापना दिवस मनाता है। तो आंसर है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। दूसरा सवाल जो बिरसा मुंडा से रिलेटेड आता है, इनके गांव का नाम पूछते हैं। तो इनका जो गांव है उसका नाम है उलीहट्टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उलीहट्टू गांव जो है ये भगवान बिरसा मुंडा का गांव है। झारखंड की वो कौन सी गरीब लड़की है जिसने बहुत मेहनत करी और उसे छात्रवृत्ति मिल गई, पूरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है? भारत की बहुत बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां जैसे प्रियंका चोपड़ा
और दूसरे जो बड़े अभिनेत्री हैं उन्होंने प्रशंसा की है इनकी। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है सीमा कुमारी। सीमा कुमारी जो हैं ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि दूसरे जो यूनिवर्सिटी हैं जैसे मिडलबरी कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज और विदेशी जो भी बेस्ट कॉलेज हैं सब में सिलेक्ट हुई हैं। मैं आपको इनकी फ़ोटो दिखाता हूँ। ये हैं सीमा कुमारी और अब ये हार्वर्ड पढ़ने जाएंगी। इनके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं और अशिक्षित भी हैं, ठीक है ना, साक्षर नहीं हैं। और ये कहाँ की हैं? ये और मांझी की हैं। तो ये हैं और मांझी, और मांझी आप जानते हैं रांची में है। तो आंसर है सीमा कुमारी। और चांद कुमारी कौन है? ये भी न्यूज़ में थी। चांद कुमारी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जब हुआ था, 8 मार्च को होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो उस दिन एक दिन के लिए रेलवे स्टेशन मैनेजर बनाया गया था। तो ये इसलिए न्यूज़ में थी चांद कुमारी। एक दिन के लिए सिर्फ स्टेशन मैनेजर बनी थी ये। सांकेतिक रूप से बनाते हैं कई बार, एक प्रोत्साहन देने के लिए। तो 8 मार्च के दिन तो चांद कुमारी और सीमा कुमारी में बिल्कुल कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। अभी अभी पहली महिला कौन बनी जो ICAI, ठीक है, ICAI की जो रांची चैप्टर है, CA होता है ना चार्टेड अकाउंटेंट, तो ICAI का जो रांची चैप्टर है उसकी अध्यक्षता इन्होंने करी और काफ़ी इन्होंने हिम्मत दिखाई। तो ये हैं रांची की मनीषा बियानी। इसका आंसर है मनीषा बियानी। तो ये नाम आप मनीषा कर लो यहाँ पे। मनीषा बियानी है वो महिला जो रांची चैप्टर की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला चार्टेड अकाउंटेंट है। और साइंस का बैकग्राउंड था इनका। साइंस का बैकग्राउंड होने के बावजूद CA की परीक्षा इन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई करी। इतना ही नहीं, जो नक्सली इलाके हैं वहां पर जाके इन्होंने ऑडिट करी। तो काफ़ी चर्चा में रही थी मनीषा बियानी। यहाँ पे आप इनकी फोटो देख सकते हैं। ये है मनीषा बियानी, रांची की हैं। अभी अभी जो भगवान बिरसा प्राणी उद्यान है रांची में, भगवान बिरसा चिड़ियाघर या बायोलॉजिकल पार्क, वहां पे गुजरात से एक हिप्पोपोटामस, एक महिला यानी मादा हिप्पोपोटामस जिसे बोलते हैं ना, मादा गैंडा। हिप्पोपोटामस मतलब गैंडा। हिप्पोपोटामस मतलब गैंडा? जी नहीं, हिप्पोपोटामस मतलब होता है दरियाई घोड़ा। गैंडा होता है राइनो को बोलते हैं गैंडा, ठीक है, वो एक अलग है। मैं हिप्पोपोटामस की बात कर रहा हूं। तो हिप्पोपोटामस को दरियाई घोड़ा कहते हैं और ये गुजरात से लाया गया है भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क रांची में। इसका नाम क्या है? और मादा है ये, तो इसका नाम है नैना। 2 उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे कृषि प्रौद्योगिकी में, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। तो ये आपको बताना है कि ये झारखंड में कहां पे सेटअप किए जाएंगे। झारखंड में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हजारीबाग में सेटअप किए जाएंगे। तो आंसर है हजारीबाग, वेरी इंपॉर्टेंट। झारखंड के कौन से एक्टर हैं झारखंड के जिन्होंने अभी अभी द वाइट टाइगर फिल्म में काम किया, बलराम हलवाई का रोल प्ले किया था। इसके लिए इन्हें नामांकन मिला, नॉमिनेशन मिला बाफ्टा अवार्ड्स में। बाफ्टा बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड होते हैं जो ब्रिटेन है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी बाफ्टा। तो वहां पे लीडिंग एक्टर, बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिला इन्हें। तो ये झारखंड से हैं। इनका नाम क्या है? इनका जन्म जो है जमशेदपुर में हुआ था। इनका नाम है आदर्श गौरव। और ये जो किताब है द वाइट टाइगर, ये किसने लिखी है? वाइट टाइगर को लिखा अरविंद अडिगा ने। अरविंद अडिगा, इनके द्वारा ये किताब लिखी गई थी द वाइट टाइगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है द वाइट टाइगर और इस पे फिल्म भी बनी। कौन से शहर का नगर निगम है जिसने नो कार सैटरडेज को लॉन्च किया? नो कार सैटरडे को एक मिशन लॉन्च किया जिससे प्रदूषण ना हो, यानी कि शनिवार के दिन गाड़ी चलाना अलाउड नहीं है, नो कार सैटरडे। तो यह किया रांची नगर निगम ने। सो आंसर है रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कौन से एक्टर हैं कौन से राइटर हैं संताली भाषा में लिखते हैं और संताली भाषा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 2020 में, ठीक है। इन्होंने जो है अपनी एक कविताओं का संग्रह लिखा है जिसका नाम है गुर डाक कसा डाक। ये इनकी संताली भाषाओं में कविताओं का संग्रह है, इसीलिए इन्हें 2020 के लिए जो है संताली भाषा में लिखने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 भाषाओं के लिए
दिया जाता है। 22 के लिए दिया जाता है कि 24 के लिए दिया जाता है? 24 के लिए दिया जाता है। अब आप कहेंगे संविधान की 8वीं सूची में तो 22 भाषाएं हैं। बिल्कुल, तो 22 के अलावा एक राजस्थानी भी है और एक इंग्लिश भी है। ये हमारे संविधान की 8वीं सूची में नहीं है। ठीक है, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में राजस्थानी और इंग्लिश नहीं है। तो इस तरह के जो घुमावदार प्रश्न मैं बीच बीच में पूछ रहा हूं, जानबूझ के पूछ रहा हूं जिससे आपको चीजें याद हो जाएं, डेप्थ में पढ़िए। तो संताली भाषा के लिए जो मिला है ये मिला है रूपचंद हंसदा को। रूपचंद हंसदा, और ये वैसे तो बंगाल से हैं ओरिजिनली। ठीक है, ओरिजिनली बंगाल से हैं ये। और संताली भाषा जो है ये कौन सी लिपि में लिखी जाती है? अच्छा सवाल है ये भी। इसका नाम है ओल चिकी। ओल चिकी, ओल चिकी लिपि होती है जिसमें संथाली भाषा लिखी जाती है। और ये ओल चिकी जो इसकी लिपि है ये किसने इजाद करी थी, किसने डिस्कवर करी थी? तो ये करी थी रघुनाथ मुर्मू ने। प्रोफेसर रघुनाथ मुर्मू ने इसकी जो लिपि है ओल चिकी उसका आविष्कार करा था। एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बता दूं, सन 2018 की बात है, राज्यसभा में, या शायद 2019 की भी हो सकती है, शायद 2019 की बात है, राज्यसभा में पहली बार संथाली भाषा बोली गई और इसको बोला बीजू जनता दल पार्टी की नेता सरोजनी हेम्ब्रम ने। तो ये भी पूछते हैं कि भारत का जो ऊपरी सदन है राज्यसभा, उसमें संथाली भाषा पहली बार किसके द्वारा बोली गई? तो वो बीजू जनता दल पार्टी जो है उड़ीसा की सत्ताधारी पार्टी है, उसकी राज्यसभा सांसद सरोजनी हेम्ब्रम के द्वारा बोली गई थी। झारखंड के किस शहर में बिरसा मुंडा स्मृति पार्क और बिरसा मुंडा संग्रहालय बनेंगे? दोनों, बिरसा मुंडा स्मृति पार्क और बिरसा मुंडा म्यूजियम। तो याद रखिए दोनों के दोनों बनेंगे रांची में। तो आंसर है रांची। रांची में बिरसा मुंडा स्मृति पार्क और बिरसा मुंडा म्यूजियम। एक बिरसा मुंडा जेल भी है, बिरसा मुंडा जेल भी है रांची में, जहां पे आखिरी सांस भगवान बिरसा मुंडा ने ली थी। तो वहां भी उसको, जहां वो रुके थे, उसको भी पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। बिरसा फन सिटी वाटर पार्क झारखंड का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। बिरसा फन सिटी वाटर पार्क ये कहां पे बनेगा? बहुत बड़े पैमाने पे बना है, फाइबर ग्लास से बना है। और आपने देखा होगा पानी में जो जल क्रीड़ा होती हैं, अलग अलग तरह के खेल होते हैं, वो यहाँ पे होते हैं, जैसे स्लाइड पे उतरना, कूदना, बच्चों के लिए रेन डांस वगैरह, स्विमिंग पूल, सब कुछ होगा यहाँ पे। तो ये कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है गालूडीह में। गालूडीह कहाँ पे है? ये जमशेदपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। गालूडीह जो ये जगह है वहां पे बन रहा है। और गालूडीह जो है ये ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगर पूछें गालूडीह कहाँ है, हो सकता है गालूडीह ना दिया हो तो फिर डिस्ट्रिक्ट दिया हो, ये भी हो सकता है। तो बिरसा फन सिटी वाटर पार्क झारखंड का सबसे बड़ा वाटर पार्क बना है और ये गालूडीह में बना है। गालूडीह में डैम भी है एक, जिसके लिए फेमस है, गालूडीह डैम बोलते हैं उसे। और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से डैम हैं जो एग्जाम में आते हैं। वैसे तो झारखंड में बहुत सारे डैम हैं, लेकिन जो एग्जाम में आते हैं वो बस 5 आते हैं। तो एक तो तिलैया बांध आता है बहुत ज़्यादा, तिलैया बांध और मैथौन जो धनबाद के पास है, ये दोनों, तिलैया और मैथौन जो बांध हैं ये बराकार नदी पे हैं, बराकार नदी पे हैं। फिर एक पंचेत डैम आता है, पंचेत बांध जो है ये दामोदर नदी पे है। और एक कोनार डैम है, वो कोनार नदी पे है। पंचेत, ठीक है, पंचेत डैम दामोदर नदी पे है, दामोदर जिसको हम बंगाल का अतिशोक बोलते हैं। और बराकार जो नदी है ये किस में जाके मिलती है? बराकार नदी दामोदर में जाके ही मिलती है। समझ में आया? तो बराकार नदी पे 2 हैं, तिलैया बांध और मैथौन बांध। और बांध की अगर बात करूं तो एक और याद रखिए, मसानजोर बांध। मसानजोर बांध का ये पूछते हैं कौन सी नदी पे है, तो मसानजोर बांध जो है ये मयूराक्षी नदी पे है, मयूराक्षी नदी पे ये है, दुमका के पास है ये बांध। मसानजोर जो जगह है वो दुमका के पास है झारखंड में। और पंचेत मैंने आपको बता दिया, पंचेत जो बांध है वो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है और वो दामोदर नदी पे है। मैथौन डैम जो है वो भी धनबाद में है, धनबाद से मतलब 30-40 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए, बराकार नदी पे। और तिलैया बांध जो है वो तिलैया में है, जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो बस यही पूछते हैं डैम से रिलेटेड। अभी अभी झारखंड के किस शहर में ताना भगत गेस्ट हाउस इनॉग्रेट किए गए हैं? आपने ताना भगत मूवमेंट के बारे में सुना होगा। ये अहिंसावादी लोग थे, गांधी जी के भक्त थे, और अंग्रेजों ने जब ज़्यादा टैक्स वसूलना चाहा तो इन्होंने बगावत करी, और स्वतंत्रता सेनानी थे एक तरह से, क्योंकि बहुत बड़ा इन्होंने रोल प्ले करा था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। तो ताना भगत जो गेस्ट हाउस है ये रांची में बना है। अगर पूछ लें डीप और कि रांची में कहाँ बना है, तो रांची में बनहोरा, रांची में बनहोरा में बना है ताना भगत गेस्ट हाउस। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये अनाउंस किया गया था बजट 2021 में हमारी वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा।
तो इसकी लेंथ झारखंड में कितनी होगी? देखो पहले समझो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर क्या होता है। फ्रीट मतलब होता है मालगाड़ी, फ्रीट मतलब सामान की आवाजाही जो मालगाड़ी लेके चलती है। तो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर मतलब ये ऐसी रेल की पटरियां बनाई जाएंगी स्पेशल, जिन पे सिर्फ मालगाड़ी चलेंगी, इन पे पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी। उसका कारण ये है कि जो पैसेंजर ट्रेन होती है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और जो मालगाड़ी होती है उसकी स्पीड कम होती है। तो अगर पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी एक ही पटरियों का इस्तेमाल करती हैं, तो जब मालगाड़ी चलती है तो उसे रुकना पड़ता है पैसेंजर ट्रेन को रास्ता देने के लिए, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन के अपने फिक्स टाइमिंग होते हैं, उसे पहुंचना होता है एक टाइम पे। मालगाड़ी जो है इस वजह से लेट हो जाती हैं, और लेट हो जाती हैं तो फिर जो सामान को ढोने का जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना, जहां वो पहुंचनी चाहिए थी 2 दिन में पहुंचेगी 3 दिन में, तो ऑब्वियसली जो रेट है वो बढ़ जाएगा, राइट। तो क्योंकि उतने टाइम में आप ज़्यादा माल जो है उसका ढुलाई कर सकते थे, लेकिन कम कर रहे हो तो फिर सामान महंगा होगा ही। तो इसीलिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, जिससे मालगाड़ियों के लिए अलग से रास्ते बने, तो उन्हें रुकना नहीं पड़ेगा पैसेंजर ट्रेन को रास्ता देने के लिए। अब इनमें कई सारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न और कई तरह के हैं। तो ईस्टर्न वाला जो है ये कहां से कहां तक जाएगा? ये पंजाब में लुधियाना से लेकर और डंकुनी तक जाएगा। और डंकुनी जो है ये कोलकाता के पास एक जगह है पश्चिम बंगाल में। तो डंकुनी वेस्ट बंगाल में है और लुधियाना जो है ये पंजाब में है। तो यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, पंजाब में 88 किलोमीटर होगा ये, हरियाणा में 72, यूपी में, बिहार में, झारखंड। तो झारखंड में कितना होगा? टोटल है 1856 किलोमीटर लंबा, झारखंड में होगा 196 किलोमीटर। तो इसका आंसर है 196 किलोमीटर। झारखंड से भी पास होगा ये, राइट, झारखंड से भी पास होगा और ये 196 किलोमीटर लंबा होगा। झारखंड की सरकार ने एक योजना शुरू करी है जिसका नाम है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। ये इंपॉर्टेंट है बहुत एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो सबसे पहले समझो, नाम से पता चल रहा है रोजगार सृजन। सृजन मतलब किसी चीज की उत्पत्ति, ठीक है। रोजगार का सृजन होना मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे यूथ हैं, हमारे युवा हैं झारखंड के, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। और व्यक्ति आत्मनिर्भर तभी होता है जब उसका खुद का काम होता है, यानी उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाया जाए, स्वरोजगार दिया जाए। अब स्वरोजगार के लिए तो आपको बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। तो बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार पैसा देगी। मैक्सिमम जो लोन मिलेगा सरकार की तरफ से 25 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है। तो झारखंड का युवा जो आत्मनिर्भर बनना चाहता है वो 25 लाख रुपए का लोन ले सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि उस युवा की जो परिवार की सालाना आय है वो 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, 5 लाख रुपए आपकी सालाना आमदनी उससे कम होनी चाहिए पूरे परिवार की मिला के। और आप या तो SC, ST, माइनॉरिटी या OBC समुदाय से होने चाहिए, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक या अन्य पिछड़ा वर्ग, इन समुदाय से अगर आप हैं और आपकी साल की आमदनी परिवार की 5 लाख से कम है, तो बिजनेस शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन झारखंड की सरकार आपको इस योजना के तहत देगी, ठीक है। अच्छा, कितना ब्याज लेगी आपसे? बहुत ही कम। अभी सरकार ने बताया नहीं है कितना, लेकिन कह रहे हैं बहुत ही कम, बिल्कुल ना के बराबर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं। 25 लाख का लोन अगर आप समय पे दोगे, टाइम पे वापस करोगे, तो 40% ग्रांट मिलेगा सरकार के द्वारा। मैक्सिमम 5 लाख, मैक्सिमम 5 लाख तक, यानी 40% लोन आपको नहीं चुकाना, सिर्फ जितना लोगे उसका 60% चुकाना है। मैक्सिमम 5 लाख तक आपको सरकार छूट देगी, अनुदान देगी। इसका मतलब क्या है? मान लो आपने लोन लिया 20 लाख रुपए का, तो 20 लाख का 40% सरकार छूट देगी, तो 20 लाख का 40% हो गया 8 लाख, लेकिन मैक्सिमम 5 लाख तक। तो 8 लाख नहीं, 5 लाख तक ही, तो आपको 15 लाख से वापस करना होगा सरकार को, 5 लाख सरकार की तरफ से फ्री, माफ, ठीक है ना। तो 40% आपको अनुदान मिलेगा जितना भी आपने लोन लिया है उस पर, लेकिन मैक्सिमम 5 लाख तक की छूट मिलेगी और बाकी फिर आपको सरकार को देना होगा। इतना ही नहीं, अगर आप 50,000 रुपए तक का लोन लेते हो तो आपको बदले में कुछ गिरवी भी नहीं रखवाना, यानी नो कोलेट्रल, ठीक है। बदले में कुछ आपको कागज या गिरवी नहीं रखवाना, कोलेट्रल की जरूरत नहीं है 50,000 रुपए तक के लोन के लिए। तो ये सारी चीजें याद रखनी है, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। झारखंड का कौन सा शहर है जिसे सिल्क सिटी बनाया जाएगा? रेशम का शहर। यहां पे रेशम बहुत ज्यादा होता है और रेशम जो है खास तौर पे जो संथाल ट्राइब है वो इसमें बहुत ज्यादा लिप्त है, इस काम में बहुत ज्यादा करते हैं वो इस काम को। तो याद रखिए, यहां पे बात हो रही है दुमका की। और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मतलब आप ये समझ लीजिए झारखंड का ऑलमोस्ट 100% जो सिल्क है वो दुमका से आता है, और इसको दुमका की ब्रांडिंग करी जाएगी, क्योंकि दुमका को जब सिल्क सिटी बोला करेंगे तो उसकी ब्रांडिंग हो जाएगी। ठीक उसी तरह जिस तरह बिहार में भागलपुर है, बिहार में भागलपुर का जो रेशम है बहुत मशहूर है और आज भागलपुर के नाम से बिकता है, क्योंकि भागलपुर की ब्रांडिंग बहुत है। इसी तरह हेमंत सोरेन का कहना है कि हम दुमका की भी ब्रांडिंग कर देंगे सिल्क सिटी के रूप में।
और इनफैक्ट आपको बताऊं, भागलपुर में भी जो सिल्क आता है वो बहुत ज्यादा कच्चा माल दुमका से ही आता है। तो दुमका को सिल्क सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। और यहां पे जो सिल्क होता है वो टसार सिल्क होता है। ठीक है, भारत में कई तरह का सिल्क होता है, एरी सिल्क, मुगा सिल्क, टसार सिल्क इत्यादि। तो यहां पे जो सिल्क होता है वो टसार सिल्क होता है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन एक नया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना रही है। ये कहां पे बना रही है? झारखंड में एक नया क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। कहां पे बनेगा? देखो, झारखंड में 2 क्रिकेट स्टेडियम पहले से हैं। कहां पे? एक तो है रांची में और एक है जमशेदपुर में। अब तो रांची के एक खिलाड़ी भी खेल रहे हैं क्रिकेट, ईशान किशन नाम है उनका। अभी आपने देखा होगा इंग्लैंड के साथ जो मैच हुए थे उसमें एक झारखंड का खिलाड़ी खेला था। वैसे उनका जन्म बोधगया में हुआ था ईशान किशन का, लेकिन वो रांची के हैं। और MS धोनी के बाद मेरे ख्याल से वही हैं जो शायद क्रिकेट खेल रहे हैं इतने बड़े स्तर पे। तो रांची और जमशेदपुर में पहले से क्रिकेट स्टेडियम है झारखंड में, और अब नया बनेगा बोकारो में, और इसको बनाने का जो खर्चा है वो BCCI देगी। कौन सी जनजातीय भाषा है झारखंड की जो लंदन यूनिवर्सिटी अपने संग्रह में रखेगी? ये जो जनजातीय भाषा है झारखंड की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये विलुप्त होती जा रही है, ये खत्म होती जा रही है। ठीक है ना, ये खत्म होती जा रही है। आपको मैं बताता हूं, 2011 का जो सेंसस है, जनगणना है 2011 की, आंसर है इसका असुर। असुर भाषा है। तो असुर जो ट्राइब है, असुर एक जनजाति है, और इनकी जो आबादी है लगभग 23,000 है झारखंड में। 23,000 लोग हैं सिर्फ जो असुर ट्राइब के हैं, जनजाति के हैं मतलब, और 23,000। और ये झारखंड के सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में रहती है, एक तो है लतेहार और दूसरा है गुमला। तो लतेहार और गुमला 2 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे असुर ट्राइब रहती है, और 23,000 में से मुश्किल से 6-7 लोग हैं बस जो इस भाषा को बोलते हैं, असुर भाषा को। तो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी, इसलिए लंदन यूनिवर्सिटी इस पर शोध कर रही है। सबसे पहले ये शोध किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी ने, और फिर लंदन यूनिवर्सिटी ने भी उसको माना, एक्सेप्ट करा, और अपने आर्काइव्स में, अपने जो उनका संग्रह है, लाइब्रेरी है, वहां पे असुर भाषा के आर्काइव्स को रखा जाएगा, जिससे उसके बारे में अगर कोई भी जानकारी किसी को चाहिए तो वो डिजिटल रूप से उपलब्ध हो जाए। तो आंसर है असुर भाषा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अप्रूव करा है कि एक डिविजनल बेंच बनेगी, यानी खंडपीठ बोलते हैं इसे। झारखंड में जो हाई कोर्ट है ना, रांची हाई कोर्ट, प्रिंसिपल बेंच है जो हाई कोर्ट का, वो मुख्य पीठ जो है वो रांची में है। तो झारखंड में एक अब डिवीजन बेंच भी बनेगी, यानी एक और जगह कोर्ट जो है वो बनेगा। वो कहां पे बनेगा? तो याद रखिए, झारखंड हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच जो बनेगी वो बनेगी दुमका में। वो बनेगी दुमका में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक सवाल यह भी आ सकता है कि झारखंड का जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कौन है? और एक हाई कोर्ट का जो जज होता है, क्या आप ये जानते हैं कि उसकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है? 62 साल होती है। और सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज 65 साल होती है। तो इनका नाम है रवि रंजन जो हैं ये झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये चीफ जस्टिस हैं झारखंड हाई कोर्ट के, और दुमका में अब ये नई खंडपीठ बनाएंगे। झारखंड की जो सरकार है वो पूरे पूर्वी भारत का पहला सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण केंद्र बना रही है। यह बन रहा है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में। आदित्यपुर औद्योगिक गलियारा। कहां पे है ये आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया? तो ये जमशेदपुर में है। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया जो है, यहां पे पूरे पूर्वी भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन रहा है, और यह जमशेदपुर में बन रहा है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने चाय जो जाति है उनको अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित कर दिया है। ये इनकी मांग काफी समय से चल रही थी। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो ये चाय जो जाति है ये कहां रहती है झारखंड में? तो ये साहेबगंज में रहती है। मोस्टली साहेबगंज में है। साहेबगंज के अलावा जो दूसरी जगह है उन पे उतनी इनकी आबादी नहीं है। मेजॉरिटी जो आबादी है इनकी साहेबगंज में है। तो चाय जो जाति है इनमें केवट, मल्ला और निषाद, इनको अब शेड्यूल कास्ट जो है अनुसूचित जाति उसकी सूची में ले आए हैं सरकार। तो अब इनको रिजर्वेशन और जो दूसरे बेनिफिट हैं, सरकार की जो स्कीम्स होती हैं अनुसूचित जातियों के लिए, उनका बेनिफिट भी मिलेगा। काफी समय से ये लोग मांग कर रहे थे और फाइनली हेमंत सोरेन ने अप्रूव कर दी। ये लगभग 15 फरवरी के आसपास अप्रूव करी थी। सो ये था हमारा सेट नंबर 3। आई होप ये सेट आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ही जल्दी मैं आपके बीच हाजिर होऊंगा सेट नंबर 4 को लेकर। और हमारे जो पेड कोर्सेज हैं उनके बारे में भी आपको एक बार रिमाइंडर दे दूं। अगर आप जुडिशरी एग्जाम का कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं studiiq.com। आप बिग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और अपने मोबाइल फोन पे भी वीडियोस को देख सकते हैं।
So thank you for watching set number 3 and I'll see you in set number 4.